नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सबसे अच्छी बात जो लगी है कि उसने मान लिया है कि शिक्षा मानव संसाधन विकास मात्र नहीं है। आप में से जो लोग कुछ शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में आते रहे होंगे या उसकी सूचनाएं पढ़ते रहे होंगे, मैं पिछले 5 साल से लगभग शिक्षा मंत्री के हर सम्मेलन में, वार्षिक कैब मीटिंग में और बाकी मीटिंग्स में हमेशा इस बात को रखता रहा हूं कि साहब, सबसे पहले देश ये तो माने कि हम शिक्षा का काम कर रहे हैं, हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय का काम कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय होना देश में एक अच्छी घटना नहीं है। शिक्षा का काम मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लेना अच्छी घटना नहीं है। तो नई शिक्षा नीति ने आप सबको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीनस्थ से हटाकर शिक्षा मंत्रालय में ला दिया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। देश को शिक्षा मंत्रालय भी मिल गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह। जिस इंटेंट से वो बात कही जाती थी, वो इंटेंट आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, इसको सबसे अच्छे आप बता सकते हैं। आपको जो काम मानव संसाधन विकास मंत्रालय देता था और जो काम अब शिक्षा मंत्रालय दे रहा है, उसमें कुछ अंतर आया है कि नहीं आया? शिक्षा का काम आपके यहां शुरू हुआ कि नहीं हुआ? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत जो काम हो रहा था उसी ढर्रे पे हम चल रहे हैं, या कुछ उस ढर्रे में बदलाव आया है? ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। पर फिर भी मैं कहूंगा कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। देश में कम से कम शिक्षा को शिक्षा के रूप में तो स्वीकार किया गया, वरना हम वहां सीमित हो गए थे कि शिक्षा का मतलब है मानव संसाधन विकास। और मेरा इस पर बहुत ऑब्जेक्शन था। मैंने बार बार इस पर ऑब्जेक्शन किया कि साहब, शिक्षा मानव संसाधन विकास मात्र नहीं है। उसका एक टूल है, उसका एक हिस्सा है, लेकिन मात्र नहीं है। हम टूल नहीं है। हम में से कोई भी टूल नहीं होना चाहता है। हम इंसान के रूप में 2 साल 3 साल के अपने बच्चे को आपके पास भेजता हूं, शिक्षा के पास पूरी तरह से, और यूनिवर्सिटी से चाहता हूं कि 20-25 साल बाद, 22 साल बाद उसको बड़ा करके मुझे दे। तो मैं ये कभी अपेक्षा नहीं रख रहा हूं कि आप मेरे बेटे को टूल बना के मुझको दे दीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप मेरे बेटे को टूल बनाएं, उसको संसाधन बनाएं। मुझे अपने बारे में भी अच्छा नहीं लगता है, और आई एम श्योर हम में से किसी को अच्छा नहीं लगेगा अगर हम आपको टूल कह के पुकारें। कोई भी आपको टूल कह के पुकारे। इवन हमारे घर में हम आज इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैठे हैं और उसके बाद हमारी वाइफ या बेटा या बहन हमको आके कहे कि कहिए टूल, आपकी कॉन्फ्रेंस कैसी रही? महेश वर्मा जी पूरी कॉन्फ्रेंस करके जाएं और पूछें, साहब बताइए हमारे घर के संसाधन जी, आपकी कॉन्फ्रेंस कैसी रही? अच्छा नहीं लगता है। तो आदमी टूल नहीं है, आदमी आदमी है, और उसको उसके रूप में विकसित करना शिक्षा की जिम्मेदारी है। आदमी के रूप में विकसित करने में मदद करना उसकी जिम्मेदारी है। अब उसमें हम कितना परिवर्तन ला पाए हैं शिक्षा मंत्रालय बनाने के बाद, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी इस पे कहना, पर शायद उस दिशा में मैं आपके सामने 2-3 चीजें रखना चाहता हूं। मैं कोई एजेंडा नहीं रख रहा हूं, लेकिन पोस्ट कोविड वर्ल्ड या पोस्ट एनईपी वर्ल्ड कह लीजिए, या उससे पहले हम लोग सब एक वर्ड यूज करते थे, 21st सेंचुरी हमने यूज किया। तो आप 21st सेंचुरी की यूनिवर्सिटीज कह लीजिए, या पोस्ट कोविड वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज कह लीजिए, या एनईपी के बाद की यूनिवर्सिटीज कह लीजिए, उनके सामने 4-5 बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं देखता हूं कि विस्तार का है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने करीब 20 साल से देश में स्कूलिंग को लेके बहुत अभियान चलाए हैं एज ए नेशन। हमने गाना भी गाया, स्कूल चले हमने सर्व शिक्षा अभियान चलाए, हमने राइट टू एजुकेशन लेकर आए। उसमें भी हमने सब तरफ से घेर कर, समेट कर ये करने की कोशिश की है कि हमको हर बच्चे को स्कूल लेके आना है और हमको हर बच्चे को स्कूल में खड़े होकर पढ़ाना है। हमने उसको कहा चलो स्कूल चले हम। अब वो स्कूल आ गया। अब स्कूल आके उसने किसी तरह से स्कूलिंग कर ली पूरी। हमने बम्पर क्रॉप खड़ी कर दी है आफ्टर स्कूल बच्चों की। लेकिन वो बच्चा मेरे से पूछता है, जी मैंने आपका गाना सुना था, स्कूल चले हम, मैं आ गया था और मैंने पास कर लिया, मैं क्या करूं बताइए? मैं कहां जाऊं, मुझे बताइए? हमारे पास में उसको देने के लिए जगह नहीं है। हम फिर उसको कहते हैं, नहीं नहीं तुम बताओ पहले, तुम 99% हो कि नहीं हो, तुम बताओ तुम इस कंपटीशन में नेट में निकाल के आए हो कि नहीं आए हो। फिर हम उसको ये नहीं कहते तुम स्कूल चल के आ गए थे, अच्छा है, हमारे हमको अच्छे लग रहे हो, आ जाओ। हम कहते हैं पहले नीट क्लियर करके दिखाओ, पहले जीए क्लियर करके दिखाओ, हम तब तुमको बताएंगे तुम कहां जाओ, नहीं तो तुम पढ़े रहो जहां पढ़े हो। तो पूरा का पूरा देश का हायर एजुकेशन सिस्टम एक असीम, बहुत, अभी तो मैं असीमित ही कह रहा हूं, लेकिन एक वृहद विस्तार चाह रहा है। उसकी जरूरत है। अगर इस विस्तार की समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन तो छोड़ दीजिए, हम स्कूल सिस्टम से भरोसा उठा देंगे, कहां जाएगा बच्चा उसके बाद में? तो विस्तार एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। क्वालिटी पे भी चाहिए, लेकिन विस्तार भी चाहिए।
और देश भर की यूनिवर्सिटीज को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम आउट ऑफ द बॉक्स है। प्रॉब्लम बॉक्स से बाहर की है तो सॉल्यूशन भी आउट ऑफ द बॉक्स ही आएंगे। कन्वेंशनल तरीके से सॉल्यूशंस नहीं आएंगे कि 10 सीट वाले प्रोग्राम में हमने 12 कर दी, 100 सीट वाले प्रोग्राम में हमने 120 कर दी। ये कन्वेंशनल तरीके हैं। हमको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स तरीके सोचने पड़ेंगे कि ये जो 20 साल से जिन बच्चों को हम सर्व शिक्षा अभियान से, नई शिक्षा नीति से और प्रोग्राम्स चला चला के स्कूल में लाए थे, वो स्कूल से बाहर खड़े होकर हमसे पूछ रहे हैं कहाँ जाए बताइए, तो उनको हमको कुछ देना पड़ेगा। दूसरा चुनौती जो है हमारे सामने, हायर एजुकेशन के सामने, यूनिवर्सिटीज के सामने खास तौर से है, वो है मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करना। मैक्सिमम की मैं बात नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछूं, आप में से किसी भी वाइस चांसलर महोदय के साथ सामान्य चर्चा में आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे 3 बच्चे नासा में हैं, हमारे 4 बच्चे गूगल में हैं, हमारे 5 लड़कियां ऐसी हैं जो फलानी दुनिया की कंपनी को मैनेज कर रही हैं, फलानी लॉ फर्म को कर रही हैं, फलानी जगह जज बन के, यू कैन नेम इट, बट दैट्स योर स्काई। आपने जो किया है उसमें स्काई इज द लिमिट, लेकिन व्हाट इज द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन कहां है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम की? बॉटम लाइन वो है कि हम कह सकें कि हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज से निकलने वाला हर बच्चा मिनिमम इतने पे तो खड़ा होगा। मैक्सिमम कहां जाएगा उसको आप और हम तय अकेले नहीं कर सकते हैं, उसमें उस बच्चे का और बहुत लोगों का योगदान है। वो नासा में जाएगा, वो चांद पे जाके बैठेगा, वो नया मटेरियल खोज के लाएगा, वो नया मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेगा, वो देश में आईएएस या जज या कुछ बनेगा तो नए आयाम प्रशासन के स्थापित करेगा। वो स्काई इज द लिमिट। लेकिन हमने बॉटम लिमिट छोड़ दी है, ये अनफॉर्चुनेट है। हमारे देश के हायर एजुकेशन सिस्टम ने बॉटम लिमिट की जिम्मेदारी छोड़ रखी है। इसकी वजह से आज आपके यहां से पीएचडी करने वाला लड़का, मैं जब एक चपरासी की नौकरी निकालता हूं, 200 नौकरियों के बीच में कम से कम 10,000 लड़के पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएशन के होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मिनिमम लिमिट पे काम नहीं किया, बॉटम लिमिट पे काम नहीं किया। हमें करना पड़ेगा। ये बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि हमारे यहां से निकलने वाला हर यूथ किसी बॉटम लिमिट पे तो नॉलेज की खड़ा हो, मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन पे हमारी कुछ गारंटी होनी चाहिए। मैक्सिमम पे हमारी गारंटी है, यू नेम इट वी हैव इट। आप कंपनी का नाम लीजिए, हमारे यूनिवर्सिटी से निकले हुए लड़के बैठे हुए, लड़कियां बैठी हुई हैं। आप सिस्टम्स का नाम लीजिए, आप पदों का नाम लीजिए, दुनिया की पदों का नाम लीजिए, हमारे यहां से लड़के लड़कियां बैठे। स्काई इज द लिमिट, वी हैव टच्ड, बट बॉटम लिमिट वी हैव लॉट ऑफ होल्स, एवरीथिंग इज पोरिंग बिलो दैट। तो बॉटम लिमिट हमको फिक्स करनी पड़ेगी साहब, वरना हम एज ए नेशन एजुकेशन पे नहीं खड़े हो पाएंगे। तीसरी चुनौती हमारे सामने है, हम सबके सामने है, पहचान बनाए रखने की चुनौती। रिसर्च इनोवेशन पर बहुत अभी चर्चा भी हुई, आई एम श्योर पहले भी चर्चा हुई होगी। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी जोर दे रही है। हमने, दिल्ली सरकार ने भी पिछले 5 साल से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, हमने चैलेंज किया हुआ है कि साहब आप देश की सबसे बढ़िया रिसर्च की आइडिया लेके आइए। मार्केट तय कर देगा कि आपकी रिसर्च मार्केट ओरिएंटेड है कि नहीं है, उसको जरूरत, मार्केट को, फील्ड को उसकी जरूरत है कि नहीं है, वो मार्केट तय, उसको मार्केट को तय। अगर मार्केट उसमें 50% इन्वेस्ट करने को तैयार है, 50% मैचिंग ग्रांट हम देने को तैयार है, और हम दे रहे हैं उसमें। हमारे सभी वाइस चांसलर्स इससे सहमत होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। मेरी कई बार उनको टिप्पणियां रहती हैं, मैंने उनको चैलेंज भी किया हुआ है कि साहब आप मुझे एनुअल कन्वोकेशन में बुलाते हैं और आप हर एनुअल कन्वोकेशन में जो रिपोर्ट देते हैं यूनिवर्सिटी की, उसमें बड़े शान से सेलिब्रेट करके बताते हैं कि पिछली बार हमारा फलाना बच्चा 2 करोड़ के पैकेज पे गया, 4 करोड़ के पैकेज पे गया। अरे रिसर्च की तो बात करिए, आपकी रिसर्च कहाँ गई? आप एंटरप्रेन्योरशिप की तो बात करिए, आप उसको भी एनुअल कन्वोकेशन में सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए ना, कि हमारा एक लड़का नौकरी करने के लिए हमने 2 करोड़ के पैकेज पे अमेरिका को दान दे दिया, और हमारी एक लड़की ने यहाँ से निकल के 2000 नौकरियां क्रिएट कर दी। वो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद 2000 लड़कों को, लड़कियों को नौकरी देने लायक बन गई है। हमको उसको भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा। हम जॉब प्रोवाइडर्स को सेलिब्रेट नहीं करते। तो हमें अपनी पहचान सुनिश्चित करनी पड़ेगी रिसर्च में, एंटरप्रेन्योरशिप में, जॉब्स में। दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटीज हम देख रहे हैं वो वहीं कहीं ना कहीं किसी पहचान पे खड़ी है। चौथा मेरा है कि, और शायद तीसरे से ही कोरिलेट कर सकते हैं, कि समाज और इंडस्ट्री के साथ जो एंगेजमेंट है, वो कम्युनिटी एंगेजमेंट भी आप कह सकते हैं। समाज की आज की जो नॉलेज है, इंडस्ट्री की, टेक्नोलॉजी की आज की जो नॉलेज है, उसके यूजर्स चाहिए। आज जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है, इन्वेंट हो चुकी है, उसके यूजर्स चाहिए, बड़ी संख्या में चाहिए। वो आप काफी हद तक दे भी रहे हैं, लेकिन कल की टेक्नोलॉजी को लिखने वाले लोग भी चाहिए, जो कह सकें कि माय पास्ट इज नॉट माय फ्यूचर, मैं नया लिखूंगा। वो लोग चाहिए। उसको हम कैसे लेके आएंगे, वहां हम लैग कर रहे हैं। और उसी की वजह से जो मैं 5वां चैलेंज आपके सामने रख रहा हूं, वो है ब्रेन ड्रेन। क्योंकि हम चौथे में फेल हो रहे हैं, इसलिए हमारे यहां से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे यहां से, भारत से लोग जा रहे हैं,
कहीं मैंने पढ़ा था किसी 1981 से 2003 तक दुनिया में ऐसा दौर था जब दुनिया के हाईएस्ट साइटेड साइंटिस्ट जो उस वक्त के थे 81 से लेके 2003 तक, उनमें से केवल 12% डेवलपिंग कंट्रीज से आते थे, बाकी सब लार्जली यूएस से थे। और ये जो 12% थे, इनमें से भी 80% लोग अपने अपने देशों से निकल के यूएस चले गए थे। ये वाला जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था वो कहता है कि 2003 के बाद से अचानक हाईली साइटेड साइंटिस्ट जो हैं उनका पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और वो आ रहे हैं आपके स्विट्जरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इनसे आ रहे हैं, और उसमें भी 57% शेयर स्विट्जरलैंड का है। तो आगे रिसर्च करने का विषय यह है, और इसलिए कोट करने का विषय यह है कि हमको देखना होगा कि वहां की यूनिवर्सिटीज में ऐसा क्या चेंज हुआ है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज की भूमिका को नकार नहीं सकते। दुनिया भर में जहां भी टैलेंट सर्च किया गया है वो यूनिवर्सिटीज ने पहले किया है। आज अमेरिका की जिन यूनिवर्सिटीज की या यूरोप की जिन यूनिवर्सिटीज की हम बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड हो या हार्वर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, इन सब ने दुनिया भर से टैलेंट उठा के अपने यहां लाने का काम किया है। वो इंडिया से लेके आए, चाइना से लेके आए, श्रीलंका से लेके आए, दुनिया के सबसे बेस्ट टैलेंट पे इनकी नजर रहती है और वो उसको उठा के अपने यहाँ लेके आते हैं, अमेरिका और यूरोप में पढ़ाते हैं, और उसके बाद बहुत सटल तरीके से, बहुत इनडायरेक्ट तरीके से वहां की सरकारों को ऑफर कर देते हैं, लीजिए जी इंडिया का एक टैलेंट लेके आए थे, रख लीजिए अपने पास में। हम श्रीलंका से एक टैलेंट निकाल के आए हैं, रख लीजिए अपने पास में। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ये चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में थी, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें 1980 के आसपास चाइना डिसाइड करता है कि हम अपना ब्रेन को टैलेंट करने के लिए यूएस की यूनिवर्सिटीज में भेजेंगे। वहां उनके सामने काउंटर होता है, साहब इस तरह से अगर आप भेज दोगे तो हमारा तो टैलेंट वहां चला जाएगा। तो वो उनके प्रोस्पेक्ट से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है, तो वहां कहते हैं नहीं नहीं चिंता मत करो, अगर इसका 5% भी वापस आ गया तो हम तो उसी को खड़ा करके अपनी इंडस्ट्री खड़ा कर लेंगे। तो आज उसी का इस्तेमाल करके उन्होंने 5% नहीं, पहले एक मेट्रो खरीदी और सारी दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन, ट्रेन लाइन आज उनके पास में है, टेक्नोलॉजी की लाइन उनके पास में है। आज कहाँ खड़ा है चाइना। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है डेवलप्ड कंट्रीज में, दुनिया भर के टैलेंट को अपने यहाँ लेके आना और उसको अपने राष्ट्र के लिए यूज में लगाना, और अपने राष्ट्र के टैलेंट को नर्चर करके इस लायक बनाना कि वो शार्प हो जाए और अपने राष्ट्र के काम आए। शार्प करने में तो हम कामयाब रहे हैं, अपने राष्ट्र के काम में आ पाए उसमें हम फेल रहे हैं। लेट्स एक्सेप्ट दिस। मैं उसमें कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन एज ए नेशन हम फेल रहे हैं। अब हम उसमें से किसको क्या भूमिका निभानी है, कौन सी पॉलिसी की वजह से फेल हुए, वो सब हम आपस में चिंतन करें और उसको निटिग्रिटी से बात करके चेंज करें। लेकिन ये हकीकत है कि हम अपने राष्ट्र के टैलेंट को सर्च करके लाने में तो काफी हद तक कामयाब रहे अपनी यूनिवर्सिटीज में, और उसको और शार्पन करने में, उसको और शेपिंग करने में भी कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद वो राष्ट्र के निर्माण में लगे। राष्ट्र के निर्माण में लगने का मेरा मतलब सिंपल सा है कि वो देश की इकोनॉमी में योगदान देगा या देश की इकोनॉमी में केवल सैलरी देगा। इसमें हम फेल हो गए। हमारा यहां से निकला हुआ लड़का गूगल में जाके 10 करोड़ का पैकेज लेता है, हम खुश हो जाते हैं, एज ए नेशन, एज ए यूनिवर्सिटी हम खुश हो जाते हैं। लेकिन वही लड़का अमेरिका की किसी कंपनी में जाके 10 करोड़ का पैकेज हमको देता है, हमारे सैलरी में कंट्रीब्यूशन करता है इकोनॉमी में, और उसके बाद कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई अपना स्किल यूज करता है, 10,000 करोड़ का फायदा पहुंचाता है, अमेरिकन कंपनी को फायदा पहुंचता है, इकोनॉमी में योगदान अमेरिका की होता है। हम उसको यूज नहीं कर पाए, हम उसको इस लायक नहीं बना पाए कि वो हमारे ही देश में काम आ सके। जबकि दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ये भूमिका बखूबी निभाई है कि हम अपने ही देश से नहीं, दुनिया भर से टैलेंट को सर्च करके लाएंगे, उसको शेपिंग करेंगे, उसको शार्पन करेंगे और उसको अपने ही देश में इस्तेमाल करने में लगाएंगे। शायद हमें इस पे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। ये सॉल्यूशंस विद इन द बॉक्स से नहीं आएंगे, किसी ट्रेडिशनल थिंकिंग से नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं रिप्रेजेंटेशन साइड को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डिमांड साइड को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सप्लाई साइड में बहुत हद तक मेरी भूमिका, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चेयर पे मैं बैठा हूं, उस चेयर से फंड्स देने की है या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देने की है। यहाँ जो सामने लोग बैठे हैं, जो देश का इंटेलेक्ट बैठा हुआ है, इतने एक्सपीरियंस वाइस चांसलर्स बैठे हुए हैं, सब लोगों को मुझे लगता है जॉइंट थिंकिंग करनी पड़ेगी। AIU से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर डॉक्टर तेज प्रताप, डॉक्टर पंकज इसको लीड करें, दिल्ली सरकार की ओर से मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटीज के बिहाफ पे भी और दिल्ली सरकार की तरफ से भी, जहां भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जहां भी फंड्स की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, बट इस पर चर्चा तो शुरू हो, इस पर
स्वीकृति तो शुरू हो कि हाँ ये डेटा है, ये एविडेंस है, इस एविडेंस को अब हम मानते हैं कि हाँ हम यहाँ फेल हो रहे हैं और हमको इसका रास्ता इधर तय करना है। आपने बड़े सटीक शब्दों में कहा डॉक्टर तेज प्रताप की हमें 30 साल बाद का सोचना है, तब शायद हम और आप नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि हमको रास्ते तो खोल के जाने पड़ेंगे ना। मैं जब ये कहता हूं तो कई बार मुझे लोग कहते हैं भाई तुम बहुत एरोगेंस के साथ बात कर रहे हो कि हम देश में पहले आदमी नहीं है जो एजुकेशन में बात कर रहे हैं। आईआईटी हमने नहीं खुलवाया, आईएम हमने नहीं खुलवाए। आप में से बहुत सारे यहाँ पर लोग बैठे हैं जो बड़ी देश की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, स्कूल से निकल के आए हुए लोग हैं, वो हमने नहीं खुलवाए। हम तो 4-4, 5 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी के तहत सरकार में आए हुए लोग हैं। लेकिन ये जो 5% बच्चों को सबसे शानदार एजुकेशन देके इस लायक बना देना कि उनको दुनिया की कोई भी जॉब ऑफर हो सकती है और दुनिया की सारी जॉब्स उनके पीछे भागेंगी, और 95% बच्चों को इस लायक बनाना कि दुनिया की एक जॉब भी उनके पीछे नहीं चलती है, उनको हर जॉब के पीछे भागना पड़ता है, वो 95% वाला जो गैप है वो हमको मैच करना पड़ेगा। वरना हम, इसीलिए मैंने कहा वो 21st सेंचुरी भी एक बज़वर्ड आया था, नई एजुकेशन पॉलिसी भी एक बज़वर्ड आ जाएगा, पोस्ट पैंडेमिक भी एक नया बज़वर्ड हो जाएगा। इन सब बज़वर्ड्स पे खेलते हुए अपना टाइम पास करके चले जाएंगे, सिटिंग ऑन दिस चेयर ऑल्सो एंड सिटिंग ऑन दोस चेयर्स ऑल्सो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें एक यूनाइटेड एफर्ट हम सब लोग करें, इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, ज्योग्राफी, बाउंड्रीज, अपने डोमेन्स, इन सबसे ऊपर उठ के। मैं तो हमेशा एक सपना शेयर करता हूं। सपना ये है, और आप में से जो शेयर करे उसको मैं चाहूंगा कि आज भारतीय परिवारों में जब कोई बच्चे की एजुकेशन के बारे में चिंता करता है तो सामान्य सोच क्या है कि साहब हमको थोड़ा सा हमारा बच्चा मेहनत कर ले और थोड़ा हमारा फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो जाए तो हम अपने बच्चे को अमेरिका या यूरोप या जापान की फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजना चाहते हैं। ये सामान्य ड्रीम है। कल्पना करिए कि अमेरिका के परिवारों में, जापान के परिवार में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के किसी परिवार में एक दिन ये चर्चा हो कि हमारा बच्चा थोड़ी सी मेहनत कर ले और हमारी थोड़ी सी अरेंजमेंट्स हो जाएं तो हम अपने बच्चे को भारत की फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजना चाहेंगे। और ये वन ऑफ एग्जाम्पल ना हो, ये पैटर्न हो। अभी मैंने जिसका जिक्र किया जो वस्तु स्थिति है, आज की स्थिति है, वो पैटर्न है। वन ऑफ तो अभी भी होंगे, लेकिन हमको ये पैटर्न शिफ्ट करना है। अगर हम इस पैराडाइम को शिफ्ट कर पाए, अगर हम इस पैटर्न को शिफ्ट कर पाए तो बड़ा योगदान होगा। और ये हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, हम सब मिलकर कर सकते हैं। लेकिन हमको इस दिशा में पहले सपना दिखाना पड़ेगा, इसका सपना देखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमने भी इसका सपना नहीं देखा। हम केवल ये सपना देखते हैं कि हमारा लड़का, हमारी लड़की कितना पढ़ जाए ताकि हम उसको अमेरिका में कितने करोड़ में दान कर देंगे। बड़ा हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन है। हम दान देने के लिए बच्चे बड़े कर रहे हैं अपने। हम अमेरिकन कंपनीज को दान कर देंगे, हम जापानीज कंपनीज को दान कर देंगे, हम अपने देश के लिए तो बड़े ही नहीं कर रहे। हमारी ये सिस्टम औकात हमको खड़ी करनी है कि हम दुनिया भर के टैलेंट को उठा के यहाँ लाएं और उसको जितना हो सके अपने यूज करें और उसको कहें कि जाओ आप दुनिया में चलाओ जाके। मैं उम्मीद करता हूं कि नई एजुकेशन पॉलिसी, पोस्ट पैंडेमिक, और जो आपने जो एक इंटीग्रेशन का बेसिक थीम रखा है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, होलिस्टिक, इन सब में ये बातें जरूर, ये चैलेंजेस पे जरूर चर्चा होगी और आपकी जो रिपोर्ट बनेगी उसमें भी इनके कुछ सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। और अगर नहीं भी आते हैं, मैं फिर से ऑफर करता हूं कि हम सब मिलके, दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से खुला ऑफर है, जो लोग साथ में इस पे काम करने के इच्छुक हैं, लेट्स कम टुगेदर, let's not wait for some political will to decide, let's work. Thank you very much.